तो देश में ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी समूह हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। कोई इंडिविजुअल लड़ा तो कोई समूह के तौर पे लड़ा, किसी ने संगठन बनाकर देश के लिए अपनी आहुति दी। मैं इस वक्त चौरी चौरा में हूं और चौरी चौरा का मतलब है कि वो हादसा जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। ब्रिटिश सरकार अगर कहीं से अपने आप को वापसी का समझौता करती है तो वो सिर्फ चौरी चौरा कांड ही है। आपको बता दूं कि गांधी जी के उस आह्वान पर जो उन्होंने किया था असहयोग आंदोलन के रूप में, देश में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां से नौजवान खड़े हो गए थे। वैसा ही एक समूह चौरी चौरा में भी देखा गया। चौरी चौरा में ब्रिटिश शासनकाल का बहुत बड़ा व्यापार था और अंग्रेजी हुकूमत यहां से बहुत पैसा रेवेन्यू करती थी और अपनी सत्ता को स्थापित करने का काम करती थी। चमड़े का व्यवसाय हो, ताड़ी का व्यवसाय हो, शराब का व्यवसाय हो या गांजे का व्यवसाय हो, ये सारे अवैध और गैर कानूनी काम ब्रिटिश सरकार करके भारतीयों को बर्बाद कर रही थी। उन नौजवानों की नस्लों में जहर डाल रही थी। ऐसे में गांधी जी ने तय किया कि देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। और असहयोग आंदोलन हो और चौरी चौरा पर इसका असर ना हो, यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि सब कुछ यहीं था। बुनियादी बात यह है कि चौरी चौरा हब था ब्रिटिश शासनकाल के व्यापार का। गांधी जी गोरखपुर आए, चौरी चौरा से एक सभा को संबोधित किया और नौजवानों को खड़ा किया और उनके आह्वान के बाद यहां पर भी असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। फिर क्या था, नौजवान निकल पड़े देश पे मर मिटने के लिए। उन्हीं नौजवानों में से एक नेतृत्वकारी, एक क्रांतिकारी जिनका नाम है लाल मोहम्मद फकीर। मैं आज उनके आवास पर हूं, उस क्रांतिकारी की पहचान देखने के लिए, उनके बच्चों का दर्द सुनने के लिए और उस कहानी को पेश करने के लिए मैं उनके पोते के पास बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि भारत की तारीख जो चौरी चौरा से शुरू हुई थी, यानी कि वो हादसा जो 1857 के बाद सबसे बड़ा हादसा माना गया, जो 1922 में हुआ 4 फरवरी को, वो हादसा आप लोगों के सामने आना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि उस मुखिया, उस क्रांतिकारी के परिवार से मिला जाए और उनका दर्द सुना जाए और वो अपने मुंह से ये कहानी बताएं कि आखिर ऐसा क्या था जो चौरी चौरा में हुआ, जिसका नेतृत्व किया लाल मोहम्मद फकीर ने। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आपसे आज मैं मिला और मैं अपनी बात कहने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि कोई हमको कम से कम इस लायक समझा कि चौरी चौरा जगह पे, चौरी चौरा शहीद स्मारक से लेके हमारे घर तक, हमारे आवास तक आने का कोशिश किया। अब उसके बारे में हम जो जान रहे हैं उसको बताने के लिए मैं लाल मोहम्मद फकीर का मैं पोता हूं और हमारे दादा बहुत बड़ा चौरी चौरा आंदोलन के मेन हीरो थे और समझ लीजिए कि उनका काम था चमड़े का व्यवसाय करना और अपने दरवाजे पर बहुत सहन था, बहुत जगह था, उस जगह पे जैसे वॉलंटियरों को तैयार करना और गांधी जी के आह्वान पे तैयार करके और जगह जगह जहां बाजार लगता था अंग्रेजी सामानों को बहिष्कार करना था, उस सामान को नहीं बेचने के लिए आंदोलन करवाना था। चौरी चौरा थाने के 2 सिपाही घोड़ा से मार्केट में पहुंच के जैसे लोगों को, जो व्यवसाय करने वाले लोग थे, उनके कहने पे 2 सिपाही चौरी चौरा से गए मुड़ेरा बाजार में, तो वॉलंटियरों को लगे मारने और मारते मारते इतना मारे कि ऊपर घोड़ा भी दौड़ा दिए। उसके बाद वॉलंटियर आए हमारे दादा लाल मोहम्मद फकीर साहब के घर पे, तो कहे नेताजी अपना ये झंडा और डंडा लीजिए, हम आपका आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसे हम जब पीटेंगे तो कैसे आंदोलन करेंगे। तो हमारे दादा उस समय जो गोरखपुर के जो नेता थे उनसे बात किए
तो नेता जी कहे कि ठीक है, आप शनिचर को प्रोग्राम रखिए, हम लोग आते हैं, वहां पर पूछा जाएगा। चौरी चौरा लोग आए और एक डुमरी खुर्द जगह है, वहीं पर कोई गुड़ लिया, कोई भेली लिया, पंचायत लगा होने, तो लोग कहे कि चलिए चौरी चौरा थाने पर हम लोग गुप्तेश्वर सिंह से पूछे कि ऐसा क्यों किया। तो हमारे दादा के अगुवाई में तकरीबन जब वहां से चलते रहे, मजमा बढ़ता रहा, तकरीबन 5-5,500 का मजमा हो गया। अब थाने के चारों तरफ से लोग आदमी आ गए, हमारे दादा गए वहां पे, कोई जैसे आंदोलन जैसे कोई कांड नहीं करना था, सिर्फ पूछना था दरोगा से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे वोल्टियरों पर, क्योंकि ये एक अहिंसक आंदोलन था। इसलिए आपके दादा ने ये तय किया होगा जी हाँ, अहिंसा से ही पूछना है, अहिंसा से ही पूछना है। उसके बाद हमारे दादाजी गए उनके पास, गुप्तेश्वर सिंह जो ठाकुर थे, छत्री थे, उनके पास, वो इंस्पेक्टर थे चौरी चौरा के इंस्पेक्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट में। उसके बाद गाजीपुर के रहने वाले थे, उनसे पूछे कि हमारे दादा की आखिर आपके पुलिस क्यों हमारे वोल्टियरों को मार रहे हैं। तो कहे कि अच्छा नेताजी, आज के बाद से कोई ऐसा कांड नहीं होगा, हम आपसे क्षमा चाहते, हाथ जोड़ के। उसके बाद हमारे दादा वापस हुए, तो हर समय में बरतानिया गवर्नमेंट के समय से आज भी वो सिस्टम नहीं गया, दलालों का सिस्टम, जो आज भी वो दलाल थाने पर रह रहे हैं, पुलिस के मुखबिर। तो एक पंडित जी थे पुलिस के मुखबिर, तो कहे कि अरे आप मुसलमानों के सामने, चमारों के सामने, निहत्तों के सामने, ठाकुर हो के, छत्री हो के आप हाथ जोड़ रहे हैं। तुरंत वो फायर कर दिए, ऑन स्पॉट तकरीबन 4 लोग मर गए। ये कहाँ की बात है जब उन्होंने फायर किया? तो ये कहाँ की बात है, थोड़ा बताएं विस्तार। थाने के ही बगल, थाने के प्रांगण की ही बात है। उस समय वो लोग मौजूद थे, क्रांतिकारी वहां पर मौजूद थे, हमारे दादा के साथ मौजूद थे लोग। तो इनको खबरें नहीं था हमारे दादा को कि ऐसा कांड हो सकता है। उसके बाद वो लोग तुरंत 3 आदमी जब मर गए और बाकी 2-4 जनी को गोली लगा, हम लोग तो गए कि गुप्तेश्वर सिंह से कहा जाए कि भाई आपके सिपाही ऐसा काम न करें। लेकिन वहां जब 4 आदमी ऑन स्पॉट मर गए और बाकी 5-6 लोगों को गोली लगी, बस जनता उग्र हो गई। मतलब उस समय जब ब्रिटिश पुलिस ने गोली चलाई तो तकरीबन 3 से 4 लोग मर चुके थे और कई लोग घायल हो चुके थे। और उसके बाद फिर क्रांतिकारी जो दल था, जिसमें आपके दादा थे, वही सभा को लीड कर रहे थे। तो लोग पूछे कि नेताजी अब क्या होगा, लोग उग्र हो गए। और उसके बाद दादा बोले जब ठीक है अब क्या करें, दादा के भी बस की बात नहीं थी, तकरीबन 4-5 हजार मजमा था। अब एक बाइक तुरंत थाने को, जैसे एक जनी दौड़ के गए, मट्टी के तेल ले आए, किरासन का। कौन लाए मट्टी का तेल? दूधनाथ यादव ले आए। दूधनाथ यादव मिट्टी का तेल ले आए। और उसके बाद एक लौटू चमार थे, वो ले आए। और दोनों जनी बहुत तेज थे, गब्द चढ़ के और उस पे डाल के जला दिए। और चारों तरफ से वो लोग ईट जितना गोली बारूद था सब खत्म हो गया, वो अंदर छुप गए लोग। मतलब पुलिस का, जो ब्रिटिश पुलिस थी, उसका गोली बारूद लगभग खत्म हो गया था। उसके बाद वो लोग अपने कमरे में चले गए, घर में खपड़े की मकान थी थाने की, और उसी में का नाम है घेर के, और चारों तरफ से जो भाग रहा था, आग जल रहा था, उसी में आज के लोग फेंक दिए। तकरीबन समझ लिए कि 21-22 लोग जल गए, उसमें गुप्तेश्वर सिंह भी जल गए। वो सब कौन थे? वो 22 लोग? 22 लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाही थे, बरतानिया गवर्नमेंट के सिपाही थे। वो हिंदुस्तानी थे या कोई? हिंदुस्तानी थे लोग, नहीं हिंदुस्तानी थे लोग। वो लोग राज करते थे जैसे अंग्रेज लोग राज करते थे, लेकिन हम ही उनके सिपाही थे, हम ही उनके दरोगा थे। हमें को आपस में हमें को आपस में लड़वाए लोग। गांधी जी जीरादेई थे थाने से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर। जब उनको मालूम हुआ चौरी चौरा इतना बड़ा कांड हो गया, और समझ लिए कि चौरी चौरा जब कांड हुआ तो पूरा बरतानिया गवर्नमेंट का ईंट से ईंट बच गया, वो एकदम घबरा गए। उसी समय अगर गांधी जी थोड़ा सा पंप किए होते तो देश आजाद हो गया होता। लेकिन गांधी जी कहे कि आमरण आंदोलन हम वापस कर ले रहे हैं। लोग जेल में गए इस घटना के सरकार का क्या रुख था उस समय जब पुलिस चौकी फूकी
उसके बाद का क्या हाँ, मंजर उसके था? बाद का रुख ये था कि हमारे दादा को जैसे यहीं पे ले आए लोग, और हमारे दादा पर कई सारे मुकदमा लगा, और एक सादिक नाम का सिपाही था, वो हमारे घर दादा के जैसे सहयोगी था। वो आया, हमारे दादा बेहोश थे। उसके बाद वो कहा, का नाम है कि नेताजी अब हम क्या करें? तो हमारे दादा कहे कि ऐसा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हम कुछ नहीं जानते, हम खुदे, हमको गोली लग गया हमारे दादा के कनपट्टी पर। और उस समय हमारे दादा के 2 बेटियां थी और 2 बेटे थे, और यहाँ के कुछ दलाल किस्म के लोग कहे कि आप भाग जाओ। अब वो ले जाके गांव के बाहर जहां उनके नैहर था, फुलवरिया हाटा के पास, वो बहुत ही इतना तकलीफ जिंदगी जी हमारी दादी अपने 2 बच्चों को और 2 बच्चियां को लेके। 15 दिन पानी नहीं मिला हमारे दादी के बच्चियों को, हमारे बुआ को। हमारी बुआ गेहूं के खेत ही में मर गई, हमारी दादी अपने हाथ से खोद के कब्र उसी में तोप दी। उसके बाद हमारे दादा बहुत पढ़े लिखे थे, वो थाने जेल से एक पत्र लिखे कोर्ट को कि हम गलती किए, हम गलती का सजा पा रहे हैं। हमारे 2 बच्चे थे, हमारी बीवी थी, हमारी 2 बच्चियां थी। तब गोरखपुर वो कागज आया। उसके बाद यहाँ पुलिस आई, तो यहाँ के जो दलाल किस्म के लोग थे वो भगाए थे। उन लोगों के ऊपर जैसे कड़ाई हुआ, तो हमारे दादी को लोग ले आए बुला के। अगर उस समय हमारी दादी कही होती कि ये लोग थे, उनकी भी फांसी होती। लेकिन मैं उस खानदान से हूँ कि लाल मोहम्मद फकीर को लोग मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, कहे कि तुम्हारी जहां तक निगाह काम कर रही है वहां तक की राज रियासत लिख दी जाएगी लाल मोहम्मद फकीर। तुम खाली अंग्रेजी गवाह हो जाओ कि कितने लोग तुम्हारे, हमारे दादा कहे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और आप ये कह रहे हैं कि आपके दादा के क्रांतिकारी होने की जो सजा थी वो आपकी दादी को भी मिली, दादी को मिली, उनके बच्चों को मिली, बच्चों को मिली। अपनी कब्र में वो खुद सोई। इतना जुल्म उनके साथ हुआ कि उनको रोटी नसीब नहीं, उनके बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आपका घर तोड़ फोड़ दिया गया, और उसके बावजूद भी लाल मोहम्मद पिटते रहे पर अपने साथियों का जिक्र नहीं किया। जबकि अंग्रेजों ने ये कहा उनसे कि जितनी दौलत संपत्ति जमीन जायदाद चाहिए हम देंगे। ये खून की बात है, ये एक क्रांतिकारी का खून है। अगर उन्हें बिकना ही होता तो क्यों देश के लिए लड़ते, क्यों उस अंजाम तक अपनी जिंदगी को पहुंचाते जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। अंजाम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं यहाँ पर क्योंकि कुछ लोगों का मफाद होता है जिसके लिए वो राजनीतिक सत्ता में पहुंचने का रास्ता बनाते हैं, पर लाल मोहम्मद फकीर का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उनके इरादे अटूट थे और वो चाहते थे कि उनका देश बस आजाद हो, ब्रिटिश हुकूमत से कहीं ना कहीं उन्हें आजादी मिले। जी जी, हमारे दादा जरा भी लालची किस्म के आदमी नहीं थे। आज वही जो लालची किस्म के आदमी है वो राजा रजवाड़े कहे जाते। बरतानिया गवर्नमेंट के बाद जितने लोग बिके वही राजा रजवाड़े हो गए। उस समय बरतानिया गवर्नमेंट के ऊंचे अधिकारी हमारे घरों को एकदम खुनवा दिए थे, हमारे घरों को एकदम तहस नहस कर दिए। जो भी बर्तन था, सामान था, सब लड़िया और डल्लप पे लाद के थाने पर ले गए। हमारे घर पे हमारी दादी, हमारी 2 बुआ थी, हमारे 2 बाबा थे, उन दोनों जनी को लेके अपने मैके में भी गई तो लोग कहे कि तुम्हारा आदमी इतना बड़ा कांड कर दिया है, हम लोग बड़े लोग थे, हम लोग तुम लोगों को गांव में नहीं रखेंगे, गेहूं के खेत में तुम लोग रहो। और तुम लोगों को किसी मिलने वाले ने, किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं क्योंकि सब जुल्म से डरते थे, बरतानिया सरकार के। तो हमारी दादी खेत में थी, वहीं पे एक 3 महीने की हमारी फूफू थी, उनका मौत हो गया। तो अपने हाथ से ही खेत में ही खोद के उनको दफन कर दी। जब हमारे दादा को ये पता होगा कि 3 महीना 4 महीना हो गया, हमारे परिवार के लोग कहाँ हैं, जब उनके कोर्ट पे ट्रायल हुआ तो इलाहाबाद सेशन कोर्ट में अप्लाई किए कि हमारे परिवार से क्या गलती हुआ है। वही मेरी दादी रायबरेली जेल में गई तो पूछे
कि तुम बताओ कोई तुम्हारे पास जुल्म किया है, तो क्रांतिकारी का खून हमारी दादी जुल्म सह के भी कही कि अगर हम बता देंगे तो इन लोगों को भी शहीदी का दर्जा मिल जाएगा। तो कही कोई जुल्म नहीं हुआ है। तो दादी वहां से आई तो हमारे दादा कहे कि जाओ, अब हमें कोई ठीक नहीं है कि हमको कब फांसी हो जाएगा। और दादा हमारे बहुत पढ़े लिखे थे, अब बहुत जैसे आलिम थे। एक रुमाल दिए और एक 4 मुंह का एक दिया दिए, कहे जाओ, हमारे दादी का नाम सलीमा था, कहे जाओ सलीमा, जहां भी तुम रहोगे ऐसे कर दोगी हम रूबरू खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारी दादी को ऐसा हालात हो गया कि जो भी उनके सामान था बरेली, रायबरेली से आते होते रास्ते ही में कहीं गिर गया। काफी दिन तक हमारी दादी जी, तो हम लोगों को जैसे हमारे बाबा, जैसे उस समय हमारे बाबा का तकरीबन 17-18 साल की उम्र थी, लाल मोहम्मद जी के जो लड़के थे, और दूसरे लड़के की उम्र थी 12-13 साल। अपने वाले साहब की आप? हाँ, तो वो हमारे वाली साहब को सारे बातों को बताते थे, तो हमारे वाली साहब हम लोगों को बताए। तो यही हमारे दादा का है। जैसे अच्छा, फांसी के दौर की क्या कुछ बात बताएंगे आप? जैसे कोई खत और कोई किताबत ऐसी हुई हो कि जब जेल के दौर में, जब आपको, आपके परिवार को, आपके वालिद को ये पता चला कि उनके बाप को फांसी होने वाली है, तो ये किस तरह से पता चला और उसके बाद फिर क्या घर का क्या रिएक्शन था? हमारे दादा को 1923 2 जुलाई को रायबरेली में फांसी हुई। एक वो थे, हमारे दादा थे रायबरेली में, लाल मोहम्मद फकीर, और एक लौटू कहार थे। दोनों जनी को एक ही साथ फांसी का डेट डाला गया। उसके बाद जैसे हमारे दादा से पूछा गया कि आपका कोई ख्वाहिश है, तो हमारे दादा कहे कि हमारा एक ही ख्वाहिश है कि यहाँ पे कोई बड़ा आलिम उलमा सूफी हो तो हमको मुरीद कराया जाए। तो वहां जैसे एक आए, जेल ही में उनका का नाम है मुरीद हुए। हमारे दादी को जैसे शासन द्वारा जैसे रायबरेली जेल में बुलाया गया जब फांसी का डेट पड़ गया। तो हमारे दादा कहे कि हमको अब परसों फांसी होगी। तो हमारे दादी वहीं पर रुकी थी। उसके बाद जैसे लौटू कहार का, हमारे दादा का भी, दोनों जनी का फांसी हुआ। तो वो रायबरेली के जो लोग थे पूरा जैसे बाजा गाजा के साथ जामा मस्जिद के प्रांगण में उनकी मट्टी दी गई, और लौटू कहार को हमारी दादा ले गई घाट पे, हमारी दादी, और उनका जो रीति रिवाज से जो हिंदू बिरादरी का, हमारी दादी खुद वहां जाकर, उनके परिवार का कोई लोग नहीं पहुंचा था। तो मतलब उनके परिवार का कोई लोग ना पहुंचने का कोई कारण, और फिर जब वो नहीं पहुंचे तो आपकी दादी ने उनका अंतिम संस्कार किया, आप ये कह रहे हैं? मतलब फांसी के बाद लाश आपके परिवार को दे दी गई, और उसके बाद बाजे गाजे के साथ लोगों ने, ऐसा नहीं कि कोई मातम हो, बल्कि लोगों ने कहा कि एक शहीद हुआ है जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हुआ है, तो उसका जो जनाजा जाना चाहिए वो भी धूमधाम से जाना चाहिए, क्योंकि उसने उस दुल्हन को पाया जिसे वो आजादी के तौर पर या शहादत के तौर पर देखता था। ये कहानी किसी भगत सिंह की कहानी से कम नहीं है, ये कहानी अशफाक उल्लाह की कहानी से कम नहीं है, ये कहानी राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी से कम नहीं है। हर वो क्रांतिकारी जो देश के लिए शहीद हुआ, ये कहानी उनकी कहानी है। अच्छा, अब एक बात बताएं मुझे आप, ये तो हमारी और आपकी बात हो गई कि आपके परिवार के साथ में ये जो सब हुआ इसके पीछे का क्या किस्सा था। अब आते हैं वर्तमान स्थिति में। आपके दादा मरहूम शहीद हो गए, आपके वालिद साहब, चूंकि आप जो है वो तीसरी नस्ल है, सरकार की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारी निभाई गई? क्योंकि उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। क्या आपको कुछ ऐसा याद है कि आपके वालिद साहब को उनकी शहादत की कोई हिस्सेदारी मिली हो, कोई दर्जा मिला हो? और अब तक का जो सिस्टम है वो आपको किस नजरिए से देखता है? क्या आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ हुआ? क्या आपको लगता है कि एक शहीद को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो आपको मुकम्मल तौर पे मिला? आपके लिए जो नजरिया है सरकार का, वो तब से लेके अब तक क्या है और इस बीच में क्या क्या हुआ, ये हम जानना चाहेंगे।
हमारे बाबा थे, हमारे पिताजी वालिद साहब, दौड़ते रह गए गवर्नमेंट के चक्कर में लखनऊ से दिल्ली तक, लेकिन उनको एक परिचय पत्र गवर्नमेंट देने का काम नहीं किया। और मनो हम लोगों का जो स्थिति, जब बचपना हमारी उम्र तकरीबन 1-2 साल कम है, 60 साल, और ये समझ लीजिए कि 50-45 साल का मुझे अनुभव है। मैं अपने बचपना में एजुकेशन नहीं पा पाया, इतना स्थिति खराब थी कि हमारे वालिद साहब एक मदरसा में 70 रुपया पर पढ़ा के हम लोगों की जिंदगी को परवरिश की है। और दौड़ते रहे, कपड़ा भी फट जाता था और लोग हंसते थे। अब कोई जैसे गवर्नमेंट से लाभ नहीं हुआ और आज तक हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लास्ट में जब का नाम है मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आई और उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी थे, वही सम्मानित किए। एक लिफाफा में 800 रुपया, एक पहचान पत्र दिए। और 11 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और 11 से हम कितना दौड़े, कोई भी गवर्नमेंट, हमारे पास 1 इंच भूमि नहीं है। बेगर खेती बाड़ी के आदमी हम लोग हैं। अपने हाथों से, अपने दिमाग से मेहनत करके वो 2 पैसा कमाते हैं। और बच्चों को ही हम चाहते हैं कि हम खाना न खाएं, हमारे बच्चे थोड़ा तालीम करें। अभी हमारा बड़ा लड़का है, उसको हम पढ़ाए, बी फार्मा किया। 3 महीने के ट्रेनिंग के लिए यहाँ गोरखपुर सदर हॉस्पिटल है, सीएमओ के पास दौड़ते थक गए। जब 3000 रुपया दिए तो हमारे लड़के को 3 महीने का ट्रेनिंग का वो जगह दिया। तो क्या अपमान किए? अपमान है जैसे बहुत ज्यादा, जैसे हम लोगों के एसडीएम वगैरह तहसीलदार सूची बनाए ले गए और पूरा जैसे कैदियों की तरह गिनती करना, और उसके बाद जैसे अपने न करके विधायकों से सम्मानित करवाना। गिने चुने लोगों को सम्मानित किए तो यही बहुत दुख हुआ। हम लोग समझे कि हम लोगों के वालिद साहब बाबा इंतकाल कर गए, अब हम लोगों को पेंशन मिलेगा। कितने लोगों को सम्मानित होना था? और होना था सम्मानित तो 70 लोगों को। 70 लोगों को क्यों? शहीद तो करीब 19 लोग हुए थे। 19 लोग हुए थे, बाकी डामल, काला पानी जैसे वो भी लोग है ना हम लोगों के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3 साल का सजा जो लोग काटे, वो भी लोगों को सम्मानित करना था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम जो लोग शहीद हुए, यानी कि जिनको फांसी हुई, 20 जने, उनको तो कम से कम योगी आदित्यनाथ जी अपने हाथ से सम्मान करते। और सबसे पहला नंबर जैसे कभी भी होता था तो लाल मोहम्मद जी को, जैसे उनके परिवार को ही लोग बुलाते थे। लेकिन अब हमको 17वां 18वां नंबर पे रख दिए लोग। जैसे हमारे दादा के ही वजह से केस चला, तो यही कि जैसे हम लोग समझे कि भाई हम लोगों को पेंशन योगी जी जारी करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। समझ लीजिए कि एक झुनझुना पकड़ा के शहीद परिवार को सम्मानित नहीं किए, अपमानित करके चले। अच्छा, आपने जिक्र किया यहाँ पर कि आपको मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में और मोतीलाल वोरा जब यहाँ पर राज्यपाल थे तब आपको 800 रुपए का लिफाफा मिला। तो ये लिफाफा था या ये पेंशन योजना आपको शहीद क्रांतिकारी के तौर पर मिला? नहीं, ये बहुत से मेहनत के बाद 800 रुपये शासन से ऑर्डर होके वही आया। जैसे मोतीलाल वोरा ये का नाम है मुलायम सिंह मिल के अपना जैसे वैसी समय वो लोग पेंशन जारी किए, एक दिए परिचय पत्र, तो उस पे एक उनके जैसे सेनानी जो हैं उनके साथ एक सहयोगी जैसे सफर हजर करने के लिए। तो ये मुलायम सिंह का देन है जो पेंशन लोग पाए। आज वो पेंशन तकरीबन 20,000 तक पहुंच गई। कितने लोगों को वो पेंशन मिली होगी, कुछ याद है आपको? वो उस समय समझ लीजिए कि लमसम 50-55 आदमी को मिला वो पेंशन। मतलब ऐसा नहीं कि जिनको सिर्फ फांसी हुई? नहीं, चौरी चौरा में काला पानी और का नाम है डामल जो लोग गए, कुछ जेल से जो लोग छूट गए उनको भी पेंशन मिली, फांसी वाले लोगों को भी मिली। कितना जनी का जो जैसे
खोजवाए लोग तो उनका खानदान ही गायब हो गया, नहीं और सारे लोगों को भी मिला होता। क्या सरकार की तरफ से तब से लेके अब तक कोई ऐसा पत्र है आपके पास जिस पर लिखा हो स्वतंत्रता सेनानी? किसी को तो रोना, हमारे पास कोई ऐसा पत्र नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शासन द्वारा हमें एक परिचय पत्र दिया जाए, हम लोगों को बच्चों को एडमिशन में कुछ छूट दिया जाए, और जैसे थाने पर हम जाएं तो दरोगा लोगों से कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हूँ, हमसे हंसते हैं लोग, हमारी मजाक उड़ाते हैं। यही इसी बात का रोना है कि एक परिचय पत्र रहता तो उन लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलता ना, हम दिखाते। ये बताइए, मैं आज चौरी चौरा की कोतवाली में भी गया था और वहां पर मैंने एक और शहीद स्मारक देखा, और वो स्मारक है उन ब्रिटिश पुलिस कर्मियों का जो भारतीय तो थे लेकिन ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहे थे। और ये वही लोग हैं जिनको आपके दादा और उनके साथी स्वतंत्रता सेनानियों ने उस कोतवाली में जला के मार दिया था। तो उनका शहीद स्तंभ वहां पर लगा हुआ है, मैंने देखा थाने में। उसको लेकर के आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये कब बना? ये अंग्रेजों के समय में ही बन गया था या बाद में बना? नहीं वही तो बता रहा हूँ, बरतानिया गवर्नमेंट के ही समय में जब थाना बना उसी टाइम उस शहीद स्मारक को बनाया गया, और कुछ गोरखपुर से चौरी चौरा के बीच के पूंजीपति लोगों ने उनके पैसे से बनवाए, और हम लोग तो लड़ते रहे। तो इंदिरा गांधी आई यहाँ पे तो शिलान्यास करी शहीद स्मारक का। बहुत बाद 84 में हमारा शहीद स्मारक का नींव रखा गया। उसके बाद जाने के बाद उन इंतकाल कर गई, तो यहाँ पे नरसिम्हा राव बनने के बाद आके उद्घाटन किए। मतलब उन पुलिस कर्मियों का शहीद स्मारक ब्रिटिश काल में ही बन गया था, और ये लोग लगातार उसका बहिष्कार करते हैं। पहले हम अभी भी उस शहीद स्मारक से खुश नहीं। इस गवर्नमेंट को जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो उसको तोड़वा देना चाहिए। वो समझ लीजिए कि वो हम लोगों के दादा उदा के जैसे हत्यारे हैं वो लोग। कहने का मतलब साफ है कि क्रांतिकारियों के परिवारों का ये दुख है कि आखिर उन लड़ाकों का जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, उनका शहीद स्मारक का क्या मतलब है? शहीद स्मारक तो उनका होना चाहिए जो देश की क्रांति के लिए, देश की आजादी के लिए लड़े। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आपकी गवर्नमेंट से कोई ऐसी विशेष मांग हो जो हमारे चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाई जा सके। अरे भाई, आज मैं मरता रहा, लड़ता रहा, तहसील से लेके डीएम तक कि थाने के पास एक शिलापट लगवा दिया जाए लाल मोहम्मद फकीर के नाम से सड़क। लेकिन 5 साल हो गया, अब समझ लिए कि लेकिन हमारे बातों को नहीं सुनी। हमें बहुत दुख है कि जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, उनके नाम से एक शिलापट नहीं है गवर्नमेंट लगवा सकी। आज भी मैं जो डीएम को दिया हूँ और जो का नाम है विधायक को दिया हूँ, पेपर हमारे पास है। तो ये दर्द है उन शहीद क्रांतिकारी के परिवारों का जिनकी वजह से आप और हम आजादी की सांस ले रहे हैं। एक शेर मुझे याद आ गया कि बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से। सब कुछ खोया, सब कुछ गवाया, और हाथ में कुछ नहीं आया। स्वतंत्रता सेनानी का वो पत्र जो इनकी आने वाली नस्लों को ये बताता कि अपना सीना चौड़ा करके रहो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो, वो कागज भी इस परिवार को मुहैया सरकार की तरफ से नहीं किया गया। ये ऐसे लोग हैं कि इन्हें फख्र है उस खून पर कि ये उसकी औलाद है, ये उसके नाती हैं, ये उसके पोते हैं कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और उसे आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। मैं अपने चैनल के माध्यम से और फैक्टम के दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए कि देश ही नहीं पूरी दुनिया जाने कि भारत में क्रांति वीरों के साथ, उनके परिवारों के साथ कैसा सलूक होता है, जबकि उन्होंने इस देश के लिए अपनी हस्तियां फना कर दी, अपने परिवारों को बर्बाद कर लिया और अपना सब कुछ खो दिया। वो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में,
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान था। पर यह बात कहीं ना कहीं अधूरी लगती है लाल मोहम्मद फकीर के पोते के मुंह जब उनकी कहानी सुनते। क्या देश के क्रांतिकारियों के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार अच्छा है? सोचिएगा जरूर। उन्हें दोयम दर्जे में खड़ा मत कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, वरना कोई भी देशभक्त पैदा होने से पहले ही अपने आप को घुटन में मार लेगा और फिर पैदा होगा सिर्फ मतलब परस्त इंसान या फिर भ्रष्टाचारी नेता। जय हिंद।